हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हमने बात किया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करने वाले हैं और हमने शुरू कर दिया। इसका मैं पहला वीडियो कल ही जारी किया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेके आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, हम धीरे धीरे करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसकी जो भी वीडियो होंगी, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट हमने बना दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इसी चैनल के, उस पर आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दें, देखिए इस पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। हमने बताया था कि अगर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर सारी ग्रामर हम शुरू कर दिए हैं आज से। यानी हम कल से 2 वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी, उस पर बढ़ते जा रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो हमने शुरू कर दिया है उस पर, नए चैनल पे हमने व्याकरण शुरू किया है, ग्रामर, यानी कि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला चलते चलते हम धीरे धीरे वाक्य, शब्द, सब कुछ पढ़ेंगे, संधि, समास, सब कुछ उस चैनल पे हम करने वाले हैं। रसचंद अलंकार, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका हम लिंक नीचे दे देंगे। ठीक है, इस पे आप लोग साहित्य पढ़िएगा, साहित्य का मजा लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का, और उस पर पूरा ग्रामर, पूरा हिंदी पढ़िएगा। ठीक है, तो दोनों चैनल को आपको बने रहना है। ठीक, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और हम एक चीज बता दोबारा से कि ये जो वीडियो है ना, हर एक एग्जाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो हमारे दूसरे चैनल पे जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस पे या फिर इस पे, किसी भी, हम संपूर्ण हिंदी का अध्ययन करने वाले हैं और एक एक बारीकी से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। देखिए, पहले पार्ट में हमने क्या बात किया था, आपको बता दें गारसा ततासी के बारे में, कि ये ऐसे फ्रेंच विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की है। ठीक है, पहले प्रयास किया है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, और इनकी जो ग्रंथ था, इनका नाम क्या था, तो इस्तार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो चलिए अब हम उसके आगे देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा पार्ट। तो चलिए आज हम देखते हैं छठे जो कवि, हमारे छठे लेखक हैं, छठे आचार्य कौन से हैं, हमारे रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों बहुत ही जाने माने हैं। ठीक, इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है हिंदी साहित्य के मामले में। तो इनके बारे में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को दोस्तों सर्वोच्च स्थान दिया है। सर्वाधिक मत इन्हीं पे होते हैं दोस्तों, मतलब सबसे ज़्यादा विश्वास इन्हीं की रचनाओं पे क्या था, जो इनका काल विभाजन है उसको किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया दोस्तों। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी इनका ग्रंथ कौन सा है, पूछ लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये क्या है, इनका साहित्य ऐतिहासिक लेखन परंपरा का एक ग्रंथ है, जिसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या इन्होंने, जो इनकी जो ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें 1000 कवियों के बारे में और लेखकों को इन्होंने शामिल किया। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने लेखकों या फिर कवियों को जगह दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों, तो कितने, 1000 को। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ दोस्तों। ठीक, ये भी याद रखेंगे। और एक चीज दोस्तों, जो शुक्ल जी है ना, शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविव्रत संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया दोस्तों। क्या बोला है, कविव्रत संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया। किसने किया है, तो शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिए, और एक चीज याद रखेंगे इनसे रिलेटेड, कि सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य ऐतिहासिक, देखिए साहित्य और इतिहास को मिला के बना दिया साहित्य ऐतिहासिक को आलोचना से पृथक किया। किससे, आलोचना, हमने आलोचना के बारे में पहले बता रखा उस वाले चैनल पे। ठीक है, तो आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ठीक है, मतलब ये आलोचक थे, तो आलोचना से पृथक करके दोस्तों अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब काल विभाजन हम पढ़ेंगे, तो इनका जो काल विभाजन दोस्तों, इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो एक नागरिक प्रचारणी सभा का है वो, और इनको। ठीक, तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम काल विभाजन के बारे में बात करेंगे। इसका जो अगला वीडियो होगा वो हमारा काल विभाजन पे ही
होगा। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को, कितने वर्षों को, 900 वर्षों को दोस्तों, 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। आपको पता होगा जैसे वीर गाथा काल, आदिकाल है ना, आदिकाल वीर गाथा काल, सॉरी दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो 4 कालों में इनको बांटा गया है, तो उसके बारे में हम विधिवत बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल और केवल रचनाएं देख रहे हैं, इनके ग्रंथ देख रहे हैं, जिनसे हमें कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं, किसके, हिंदी साहित्य इतिहास के दोस्तों। ठीक है, तो हमने रामचंद्र शुक्ल को देख लिया, इनकी रचना याद रखेंगे, इनके जो ग्रंथ है क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगले हैं एडविन ग्रीव्स दोस्तों। क्या, एडविन ग्रीव्स दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इनकी रचना कौन सी है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर दोस्तों। क्या, हिंदी लिटरेचर। तो याद रखेंगे, देखिए एडविन गिब्स ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। क्वेश्चन आ सकता कि क्या है ये, तो संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ, छोटा सा ना, संक्षिप्त मतलब क्या होता है, किसी चीज का निचोड़। ठीक है, तो किसने लिखा है ये रचना, याद रख, सॉरी ये ग्रंथ याद रख लेंगे, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी है, तो एडविन ग्रीव्स की दोस्तों। ठीक है, और याद एक चीज और समझ लेंगे कि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य इतिहास को 5 भागों में बांट डाला। कितने, 5 भागों में विभक्त कर दिया, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 में बांटा था, उसी को इन्होंने क्या कर दिया, 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मौलवी करीमुद्दीन दोस्तों। क्या, मौलवी करीमुद्दीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए इनकी जो रचना है, क्या रचना है दोस्तों, तज़किरा-ई सुवराई हिंदी। ठीक, क्या है, तज़किरा-ई सुवराई हिंदी दोस्तों, 1848 में प्रकाशित होती है, नामक ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया दोस्तों। याद रखेंगे, ठीक है, किसके द्वारा, करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया, ये नाम याद रख लेंगे। इनका ग्रंथ कौन सा है, ये इनका ग्रंथ है। ठीक, इसमें देखिए 1004 कवियों को शामिल किया गया, जिसमें से हिंदी के 62 कवि थे। देखिए 1004 टोटल कवि थे, जिसमें हिंदी का कितने थे, 62 कवि थे। और देखिए दोस्तों एक चीज और कि कालक्रम के अनुसार पर सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया, तो इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का, ठीक है, कालक्रम का मतलब काल के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से उनको रखा गया, तो कालक्रम का ध्यान सबसे पहले इसी में दिया गया। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। तो किस रचना में, किस ग्रंथ में सबसे पहले कालक्रम का ध्यान दिया गया, तो किसमें, तज़किरा-ई सुवराई हिंदी, किसके द्वारा, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना इनकी। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। कितने, 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिनके निम्नलिखित क्रम अनुसार हैं। देखो, देखिए पहली कौन सी थी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई। दूसरी है दोस्तों हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशित हुई। और तीसरी क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में हुई। तो 3 ये महत्वपूर्ण दोस्तों इतिहास के स्रोत हैं दोस्तों, किसके द्वारा लिखे गए हैं, तीनों के तीनों ग्रंथ, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। ठीक है, तो इनको हम नोट कर लेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका भी बहुत ज्यादा छाप छोड़ा इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो दोस्तों याद रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। कौन सी पुस्तक है इनकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी, और इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1938 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इनके अनुसार, देखिए सबसे अच्छा क्या चीज है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो आपको स्वयंभू बता देना। मगर देखिए राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि मान लिया। क्या दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए, और हिंदी साहित्य का आरंभ काल 693 से मांगते हैं। ठीक है, जब अगर पूछा जाए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप बता देना कौन है, स्वयंभू है। और खड़ी बोल, सॉरी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी हम स्वयंभू को ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कई सारे हम यहां से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आएगा कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन, तो आप स्वयंभू बता देना। और राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू बता देना। वैसे जो प्रसिद्ध मत है दोस्तों, किसको मानते हैं, सरहपा को। ठीक, किसको मानते हैं, सरहपा को दोस्तों मानते हैं प्रथम कवि। ठीक है, तो देखिए, और तो
इन्होंने जो है राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को। इन्होंने हिंदी साहित्य नामक वो लिखा है दोस्तों, ठीक, पुस्तक। देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक योगदान से, मतलब बहुत से विद्वानों के सामूहिक योगदान से दोस्तों हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। किसका? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। और दोस्तों इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी को इन्होंने 3 कालों में बांटा। किसमें किसमें? 3 कालों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त कर दिया। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। ठीक है, और इनकी ग्रंथ कौन सी है? हिंदी साहित्य। ठीक है, अब देखते दोस्तों कि प्रमुख ग्रंथ और इतिहासकार किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित। तो हम एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। आप इनको लिख लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये चीजें हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ ग्रंथ और इतिहासकार यानी रचनाकार। तो देखिए पहला क्या है दोस्तों? पहले आप पंडित राहुल सांस्कृत्यायन को जानते होंगे। इनका जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी काव्य धारा 1944 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, फिर वहीं हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की दोस्तों। तो इनकी जो ग्रंथ है दोस्तों उसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में प्रकाशित हुआ। वहीं अगर बात कर ले हम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी को दोस्तों, तो इनका जो रचना है दोस्तों, इनकी जो ग्रंथ है दोस्तों, इनकी पुस्तक है जो, उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 दोस्तों। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की देख लें तो हिंदी साहित्य का अतीत नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और अगला देखते हैं अगर हम 5वें नंबर पर, तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कब लिखा है? तो आपको बता क्या नाम से लिखा है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में प्रकाशित किया। वहीं बात करते हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी को। तो इनका क्या है? साहित्य का दर्शन इतिहास दर्शन, सॉरी, साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से इन्होंने प्रकाशित किया है। चलिए अगला ग्रंथ देखते हैं दोस्तों। अगर हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात करते हैं, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। किसके लिए? हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। तो पहला क्या है? हिंदी भाषा का विकास 1924 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य मेरे दोस्तों, क्या? हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी कोविद रत्नमाला दोस्तों 1909 ईस्वी में। तो ये 3 के तीनों ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किए हैं। तो तीनों के तीनों याद कर लेंगे। किसके? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। ठीक है, वहीं बात कर ले हम दोस्तों डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया दोस्तों। तो इन्होंने भी 2 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य दोस्तों। ठीक है, क्या? राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, तो 2 इनके हो गए। चलिए अगला देखते दोस्तों। 9वें नंबर पे हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तो इनकी जो ग्रंथ है दोस्तों क्या है? हिंदी वीर काव्य 1945 में प्रकाशित हुआ। वहीं अगर बात करते 10वें नंबर पर, तो श्री नारायण चतुर्वेदी जी हैं। इनके जो इतिहास का नाम क्या है? आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 दोस्तों। ठीक, क्या? आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो रचना है दोस्तों, इनके ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 और दूसरा क्या है? हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य 1950। तो ये दोनों के दोनों हम इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल दोस्तों। क्या? रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका नाम है। देखो निक नेम क्या है? रसाल के नाम से जाने जाते हैं। रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का है। ठीक, तो इनकी क्या है रचना? ग्रंथ क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में प्रकाशित किया है। वहीं अगर देखते हैं उदय नारायण तिवारी जी को, तो इनकी क्या है रचना दोस्तों? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। क्या? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। वहीं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य विमर्श दोस्तों 1923 में इन्होंने प्रकाशित किया है। और राम नरेश त्रिपाठी की बात करते हैं तो कविता कौमुदी 1917। और अगले हैं 16 नंबर महेश दत्त शुक्ल जी। इनकी क्या है? भाषा काव्य संग्रह 1873 की। ठीक है, अगला है सूर्यकांत शास्त्री जी। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कृष्ण शंकर शुक्ल जी की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान दोस्तों। तो मॉडर्न हिंदी
लिटरेचर दोस्तों 1939 का, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939। वहीं बात करते हैं ब्रजरत्न दास जी की, तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों 1941। क्या, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941। वही बात करते हैं लक्ष्मी सागर वर्षेण की दोस्तों, तो आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 प्रकाशित किया गया, ठीक, इनके द्वारा। अब देखते हैं अगले, देखिए 22 नंबर क्या है, 22वें कवि कौन है, वियोग हरि द्वारा, तो ब्रज माधुरी सार 1923 में। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह की बात कर लेते हैं, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में प्रकाशित किया। और सुमन राजे जी की क्या है, ग्रंथ का नाम क्या है, तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में। वहीं नीलाभ की बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, क्या दोस्तों, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। और नीरजा माधव जी की बात करते हैं, तो 2013 में प्रकाशित हुआ है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास दोस्तों। तो ये इतिहास से संबंधित सारी ग्रंथों के नाम हमने लगभग मुख्यतः दे दिए हैं। उसके पहले हमने 10 लेखक के बारे में देखे थे, उनके ग्रंथ देखे थे, ठीक है। सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की चेष्टा की या प्रयास किया, तो गारसा दतासी ने, वो फ्रेंच विद्वान थे, आपको पता होगा, ठीक। तो उनके बारे में हमने विधिवत बात की है। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्या, इनके कालक्रम, मतलब कि इनको कितने कालों में बांटा गया और किसने किस काल को कौन सा नाम दिया है दोस्तों। तो हम ये बिल्कुल अच्छे से और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं दोस्तों अगले वीडियो में, यानी हम तीसरे पार्ट में। देखिए अभी ज़्यादा वीडियो चले नहीं है, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप इसका पहला वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक। वैसे उसका हम लिंक भी दे देंगे। और आप हमारे दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, उसका भी लिंक हम देने वाले हैं नीचे, ठीक है। उस पर हमने शुरू कर दिया, उस पर भी हिंदी हमने 2 वीडियो पहले बन चुके हैं, अब लगातार उस पर हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा जल्दी हम चाहेंगे कि जब तक इधर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हो, उधर भी हमारा वो भी हिंदी पूरा समाप्त हो जाए, यानी कि जो भी 1 डेढ़ 2 महीने में पूरा हिंदी हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम पत्र लेखन सब कुछ पढ़ाएंगे अपने उस वाले चैनल पर भी, ठीक है। तो बने रहिएगा, हमारे दोनों चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो जाइएगा और वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उस पर हिंदी स्टार्ट कर दी एकदम 0 लेवल से। अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार से आपको जाना है ये हम बता दें। देखिए आपको सर्च करना है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, इस प्रकार का लोगो आपको मिलेगा, और देखिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना इस तरह से। देखिए उस पर हमने कुछ हिंदी साहित्य के वीडियो बनाए हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा, और आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी के नाम से दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे, और ये निरंतर बढ़ती रहेगी। तो चलिए, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल को। थैंक यू, धन्यवाद।